Hello students, welcome back to the Rapid Revision series. My name is Gautami Nair और आज हम करने वाले हैं दो चैप्टर रिवाइज फ्रॉम हिस्ट्री, दैट इज मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड पार्ट 2. आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पार्ट 1 विद उत्सव सर, तो आज मैं उसका जो पार्ट 2 है फ्रॉम इंडिया सेक्शन जो है प्रिंट कल्चर का, आई एम गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो सबसे पहले द प्री मॉडर्न वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है जब हम ग्लोबलाइजेशन की बारे में हमेशा पढ़ते हैं तो वी ऑलवेज थिंक कि दैट इट एग्जिस्टेड इन लास्ट 50 इयर्स, यानी कि वी ऑलवेज थॉट दैट इट इज समथिंग व्हिच हैपेंड वेरी लेट. बट ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता था. कैसे? देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, माइग्रेशन, पीपल इन सर्च ऑफ वर्क and also of the movement in capital. And all through history, human societies have become steadily more interlinked. तो ऐसा नहीं है कि ये जो फिनोमिना है वो ग्लोबलाइजेशन का वो सिर्फ 50 साल पुराना है, ये काफी ज्यादा पुराना है, डेटिंग बैक इवन टू दी इंडस वैली सिविलाइजेशन. बिकॉज अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे इस तरीके की इमेजेस मिले, इस तरह की कार्विंग्स मिली है जब हमको पता चला है that there was an active coastal trade which linked Indian subcontinent to the West Asia. And travelers, traders, priests, pilgrims, even diseases used to spread long distance. आगे देखते हैं. Now, यहाँ पे उन्होंने प्रीडोमिनेंटली बात की है, एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने बात किया है अबाउट दी सिल्क रूट और किस तरीके से सिल्क रूट के थ्रू जो है द एशियन कॉन्टिनेंट वाज कनेक्टेड टू द यूरोपियन वर्ल्ड. अगर हम सबसे पहले देखेंगे, द सिल्क रूट्स आर वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो सिल्क रूट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से जो है ऐसा कहा जाता था कि जो सिल्क का जो ट्रेड है वो चाइना और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इट यूज टू ट्रेवल थ्रू द यूरोपियन वर्ल्ड. सिर्फ सिल्क नहीं, इसके अलावा जो है पॉटरी, टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड इवन प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर यूज टू फ्लो बिटवीन एशिया एंड यूरोप थ्रू दिस पर्टिकुलर सिल्क रूट. हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट. ऐसा नहीं कि केवल एक ही लैंड बेस्ड रूट यहाँ पे अवेलेबल था, नहीं. जब हम सिल्क रूट की बात करते हैं सो देयर आर लैंड रूट्स एज वेल एज सी रूट्स जिससे एशिया वाज कनेक्टेड विद यूरोप एंड इवन द नॉर्दर्न अफ्रीका. Traders and travelers introduced new crops to the lands as well. तो अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल पोटैटो की, मेज, टोमेटो एंड चिलीज, ये कभी भी इंडिया में भी प्रेजेंट नहीं था. अलॉन्ग विद द पोर्चुगीज, जब पोर्चुगीज ने जब यहाँ पे इंडिया में जब अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की तब जाके ये जो पर्टिकुलर क्रॉप्स थे वो इंडिया में भी आए. एंड सिमिलरली इवन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल. और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है नूडल्स का भी. तो चाइना में नूडल्स काफी ज्यादा पॉपुलर थे और हिस्टोरियंस का ये मानना है दैट व्हाट एग्जिस्ट इन स्पेगेटी, जो इटली में जो एग्जिस्ट करता है स्पेगेटी, वो यहीं से ही नूडल्स नहीं ट्रांसफॉर्म होके स्पेगेटी का रूप ले लिया था इटली में. तो इस तरीके से फूड और कल्चर का भी ट्रैवल देखने को मिलता है इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड स्पेशली थ्रू द सिल्क रूट. नाउ दीज फूड्स जो हमने पढ़ा, मेज, पोटैटोस, चिलीज, वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड अमेरिका. तो ये जो अमेरिका है यहाँ पे उनके पास बहुत ज्यादा वास्ट वेराइटी ऑफ लैंड्स. अमेरिका जब हम यहाँ पे बात करते हैं सो इट इज द नॉर्दर्न अमेरिका एज वेल एज द साउथ अमेरिका. तो यहाँ पे उनके पास वास्ट लैंड अवेलेबल थे जहाँ पे उन्होंने स्लेव्स वहां पे इंट्रोड्यूस किए, अफ्रीका के स्लेव्स वहां पे इंट्रोड्यूस किए एंड दे स्टार्टेड दीज पर्टिकुलर प्लांटेशंस. और पोटैटो जो एक न्यू क्रॉप इमर्ज हुआ था यहाँ पे अमेरिका में, it was so much famous in Ireland कि जब क्या हुआ था यहाँ पे आयरलैंड में पोटैटोस का एक पर्टिकुलर डिजीज होने लगा था आयरिश में. तो यहाँ पे पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन, बिकॉज पीपल वर सो मच डिपेंडेंट ऑन पोटैटोस कि जब ये पोटैटो डिजीज जब ये फैलने लगा, प्लेग की तरफ फैलने लगा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, मेनी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन. नाउ द सेकेंड टॉपिक जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड. क्या लिखा है इसमें देखते हैं. द प्री मॉडर्न वर्ल्ड shrank greatly in the 16th century after the European sailors found a sea route to Asia and they were also able to find what, America. तो एक तरीके से देखा जाए ये जो एशिया और अमेरिका था that was too much distant from Europe. बट एक बार
जब ये सारे उन्होंने रूट्स को उन्होंने फाइनलाइज कर लिया, उन्होंने ये सारे जो कंट्रीज हैं, ये जो कॉन्टिनेंट्स उन्होंने डिस्कवर कर लिए, तो एक तरीके से दे वर एबल टू श्रैंक द एंटायर वर्ल्ड. नाउ बिफोर इट्स डिस्कवरी, अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टैक्ट with the rest of the world from millions of years. है ना. तो यहाँ पे अमेरिका में जब वो लोग गए, स्पेशली जो यूरोपियंस हैं, जो स्पेनिश है, इंग्लिश जो लोग हैं, इवन दी पोर्चुगीज लोग हैं, जब इन्होंने अपने कॉलोनीज वहां पे एस्टेब्लिश किए, सो दे फाउंड आउट प्रेशियस मेटल्स इंक्लूडिंग सिल्वर, और बहुत सारे माइंस इन्होंने यहाँ पे लोकेट किए. दे ऑल्सो थॉट कि एक मैजिकल प्लेस है जहाँ पे गोल्ड माइंस बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया एल डोराडो. तो उसके लिए भी लोगों ने जो है बहुत सारे क्या कर सकते हैं, ट्रैवलर लॉग्स बनाए थे, बुक्स बनाए थे, जिसमें उन्होंने ये मैजिकल वर्ल्ड जो है उन्होंने लिखा था. स्पेशली क्या नाम है, एल डोराडो नाम है उसका. नाउ अगर देखेंगे बहुत सारे माइंस जो है आज के प्रेजेंट डे पेरू और मेक्सिको में इन्होंने यहाँ पे फाइंड किया था यूरोपियंस ने, अमेरिका. एंड इट एनहांस्ड व्हाट, ये प्रेशियस मेटल्स जब उनको मिला, जब उन्होंने माइंस की खदान जब उन्होंने देखी, that actually enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia. ठीक है, तो एशिया में कॉलोनी एस्टैब्लिश करने के पहले they were traders with the Asian country. तो यहाँ पे एशिया से जब ये लोग स्पाइसेस लेते थे, टेक्सटाइल्स लेते थे, तो इन रिटर्न यहाँ से इन्होंने जो मेटल्स यहाँ पे जो इन्होंने फाइंड किया था अमेरिका में, they used to trade metals for what, for spices and textiles with Asia. Now the Portuguese and the Spanish conquest and the colonization of the America was underway. हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने प्लांटेशन का काम उन्होंने शुरू किया था. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पेनिश ने जो है यहाँ पे दे वर एबल टू कॉन्कर नॉट बिकॉज ऑफ द कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन्स, बट इट वाज बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स. अब जो अमेरिका के जो लोग थे, जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, वहां के जो ट्राइबल लोग थे, they were not immune to the new kind of diseases. अगर हम इंग्लैंड की बात करेंगे तो स्मॉल पॉक्स वहां पे काफी ज्यादा नंबर में फैला था, और इस वजह से क्या है कि वहां पे उन्होंने वैक्सीनेशन उन्होंने डिस्कवर किया था. उन्होंने जो एडवर्ड जेनर है, उन्होंने जो है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में जो है एक तरीके का क्या बोलते हैं मेडिसिन उन्होंने फाइंड किया था. इस वजह से क्या है, वैक्सीन्ड लोग थे यूरोपियंस. बट ये जो लोग हैं व्हेन दे वेंट टू अमेरिकास, उन्होंने यहाँ पे जाके जो है स्मॉल पॉक्स को स्प्रेड किया. एंड सिंस कोई भी जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, दे वर नॉट वैक्सीन्ड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, तो इस वजह से क्या हुआ, उनकी जो कंप्लीट पॉपुलेशन थी, इट जस्ट कंप्लीटली व्हाट वाइप्ड आउट फ्रॉम अमेरिका. तो इस वजह से क्या हुआ, दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर. तो उस वजह से क्या हुआ, मैंने जैसे आपको बताया कि अफ्रीका से इन्होंने जो स्लेव्स कैप्चर किए थे, दे सेंट देम टू अमेरिका टू वर्क ऑन द प्लांटेशन साइट्स, और यहाँ पे उन्होंने मेज, पोटैटो, चिलीज जैसे नए क्रॉप्स को उगाना शुरू किया. Now, until 18th century, China and India were among the world's richest countries. However, from 15th century, China की कुछ इस तरह के डायनेस्टीज आए, तो उन्होंने क्या किया, they completely secluded themselves, they completely isolated from the entire world. और चाइना के इस आइसोलेशन की वजह से and the rising importance of America, it gradually moved the center of world trade westwards. और धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोप now emerged as the center of world trade, और यहीं से ही इसी प्रोसेस से जो है उन्होंने कॉलोनाइजेशन करना शुरू किया. इंपीरियलिस्टिक उनका जो रूल है, स्पेनिश, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, ये होना शुरू हो गया टुवर्ड्स अमेरिका एज वेल एज टुवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इट इज, बट आपके बोर्ड एग्जाम में दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट था, दैट वी हैव कवर्ड. नाउ लेट्स क्विकली कम टू इंडिया एंड वर्ल्ड ऑफ प्रिंट. तो यहाँ पे जो है सबसे पहले बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रिंट किस तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट्स बने जाते थे. तो इंडिया हैड अ वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स. इसमें क्या होता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स को पाम लीव्स में लिखते थे, इवन दे वर व्हाट हैंडमेड पेपर्स में भी लिखते थे, और एंड दे वर वेरी ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड आल्सो, यानी कि छोटे छोटे पेंटिंग्स भी साइड्स में दे यूज्ड टू ड्रॉ. अब इसको किस तरीके से वो लोग स्प्रेड करते थे, they used to either press between wooden covers or they were sewn together. तो इस वजह से क्या होता था, they were highly expensive and fragile and they could not be even easily read. But अगर हम देखेंगे very interestingly कि print system नहीं होने के बावजूद
बहुत अच्छी तरीके से विलेज स्कूल्स यूज्ड टू बी देयर इवन इन दी प्री कॉलोनियल बंगाल। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी स्कूल्स में स्टूडेंट्स डिड नॉट यूज टू रीड टेक्स्ट, जो भी टीचर्स के मेमोरी में था वो चीजें डिक्टेट करते थे एंड स्टूडेंट्स यूज टू राइट डाउन। तो विदाउट इवन रीडिंग पीपल वर लिटरेट इन इंडिया। बट प्रिंटिंग प्रेस कैसे आया? प्रिंटिंग प्रेस केम विद द पोर्चुगीज और उन्होंने सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश किया था गोवा में इन मिड 16th सेंचुरी। एंड आफ्टर दैट बहुत सारे बुक्स पब्लिश होना शुरू हुए, स्पेशली इन दी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस में, जैसे कि मलयालम हुआ, तमिल हुआ, कोंकणी हुआ। तो इसमें जो है उन्होंने अपने जो रिलीजियस टेक्स्ट है, जैसे कि जो क्रिश्चियनिटी के जो मैसेजेस हैं वो उन्होंने जो है या जो बाइबल है वो उन्होंने प्रिंट करना इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में शुरू किया। नाउ 1780 में अगस्टस, जेम्स अगस्टस हिकी, ही began to edit the Bengal Gazette. Now ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, but it was not related to the colonial government. It was independent of the East India Company. और उस वजह से क्या हुआ कि जेम्स अगस्टस हिकी जो है he started to write against the colonial officials, और इस वजह से उस टाइम पीरियड के जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, he persecuted him, और फिर उन्होंने जो है कॉलोनियल ऑफिशियल्स या फिर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट को अच्छे वे में देखा है, अच्छे यानी कि गुड पिक्चर में देखा है, इस तरीके के पब्लिकेशंस को इंकरेज किया कि आप और प्रिंट में, आप और चीजों को प्रिंट करें, आप और न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स को प्रिंट करें। नाउ इंडियंस ने भी धीरे धीरे शुरू किया प्रिंटिंग में आना, प्रिंटिंग मीडिया में आना। तो फर्स्ट वन टू अपीयर द वीकली न्यूज़पेपर जो था दैट वाज द बंगाल गैजेट, और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? गंगाधर भट्टाचार्य ने। और इसी टाइम पीरियड में जो है अगर आप देखेंगे 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड में अ लॉट ऑफ रिलीजियस डिबेट्स वर देयर, यानी कि जो बिटवीन रिलीजन्स एज वेल एंड विद इन रिलीजन एज वेल बहुत सारे जो है डिबेट्स इमर्ज हुए थे 19th सेंचुरी में, और प्रिंट के वजह से इट वाज कैरीड टू वाइडर पॉपुलेशन। तो इस वजह से क्या हुआ, काफी सारे जो है पब्लिक ओपिनियन पर्टिकुलरली रिलीजन के बेसिस पे जो है या फिर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट पे है उन पे भी जो डिबेट्स हैं वो धीरे धीरे शुरू हुए। ना अगर हम आगे बढ़े, इट वाज आल्सो अ टाइम, जैसे मैं बता चुकी हूँ, दैट देयर वर इंटेंस कंट्रोवर्सीज बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स। और एक बहुत बड़े रिफॉर्मर आए जिनको हम फादर ऑफ द इंडियन रेनेसॉ भी कहते हैं, जिनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। एंड ही ब्रॉट इन सम टेक्स्ट, जैसे कि ही पब्लिश्ड व्हाट, ही पब्लिश्ड संवाद कौमुदी। और इसके अगेंस्ट में जो है हिंदू ऑर्थोडॉक्स ने क्या कमीशन किया, उन्होंने कमीशन किया था समाचार चंद्रिका। पर्शियन न्यूज़पेपर्स भी आने लगे, जैसे कि जमे जहानामा, सॉरी फॉर द मिसप्रोनाउंसिएशन, आई गेस इट इज प्रोनाउंस्ड एज जमे जहानामा एंड समशुल अखबार, समशुल अखबार। और एक और आया था गुजराती न्यूज़पेपर जिसका नाम है बॉम्बे समाचार। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वीकली न्यूज़पेपर्स के नाम है, डू रिमेंबर देम, हो सकता है कि आपको एमसीक्यू में ये पूछा जा सके। नाउ मुस्लिम्स फियर्ड कि जो कॉलोनियल रूलर्स थे दे आर गोइंग टू इंकरेज व्हाट, कन्वर्जन। तो एक सोसाइटी आई जिसका नाम है दियोबंद सेमिनारी in 1867. Now they started to what? They started to publish thousands of fatwas telling Muslims to Muslim readers what? How to conduct themselves in everyday lives and explaining the meanings of Islamic doctrine. और हिंदूज ने भी अपने टेक्स्ट को प्रिंट करना शुरू किया लार्ज नंबर्स में। तो फर्स्ट वन वाज द प्रिंट एडिशन ऑफ द रामचरितमानस। ठीक है, ये लिखा गया था तुलसीदास ने, 16th सेंचुरी में लिखा था। बट इसका जो है सबसे पहले जो प्रिंट एडिशन आया था वो आया था कैलकाटा में इन 1810। और इसके अलावा भी जो है बहुत सारे प्रेस जो है वो एस्टैब्लिश होना शुरू हुआ इन लखनऊ, बॉम्बे, और मल्टीपल सिटीज आल्सो स्टार्टेड टू हैव दिस प्रिंटिंग प्रेस। नाउ ये जो रिलीजियस टेक्स्ट थे देयरफॉर रीच्ड अ वाइड सर्कल encouraging what, discussions. Now it not only stimulated debates, है ना, ये लिखा हुआ debates, गलत हो गया स्पेलिंग यहाँ पे, सो इट्स डिबेट्स नॉट डेट्स, डिबेट्स। इस वजह से क्या हुआ कि दैट इट नॉट ओनली जस्ट स्टिमुलेटेड डिबेट्स बट पीपल आल्सो कनेक्टेड विद वन अनदर एंड इट स्टार्टेड टू क्रिएट व्हाट, पैन इंडियन आइडेंटिटीज, एंड दिस इज व्हाट हेल्प्ड इन इवन इन द प्रोसेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। आगे देखते हैं। नाउ देयर वर न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस, नॉवेल्स आना शुरू हुए, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, प्रोज, इस तरीके के जो लिटरेरी फॉर्म्स हैं वो अब आना शुरू हुए। एंड देयर वर व्हाट, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस, जिससे
क्या हुआ, जो विजुअल इमेजेस हैं, जो पेंटिंग्स हैं, उसके भी मल्टीपल कॉपीज बन पाए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट पेंटर्स थे राजा रवि वर्मा, जिनके जो इमेजेस हैं वो मास सर्कुलेशन में प्रोड्यूस होते थे। नाउ चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स वर इजीली अवेलेबल, तो इवन जो पुअर्स थे वो भी अपने घरों को इन कैलेंडर से, इन पेंटिंग से सजा सकते थे। नाउ कैरिकेचर्स, कार्टून्स, ये भी बहुत ज्यादा फेमस होने लगे न्यूज़पेपर्स में। तो पॉलिटिकल कैरिकेचर्स, कार्टून्स बने थे, रिलीजियस बेसिस पे भी कार्टून्स और कैरिकेचर्स बनते थे। नाउ अब आते हैं कि विमेन का किस तरीके का रिलेशनशिप था प्रिंट मीडिया के साथ। नाउ इन द मिडिल क्लास होम्स विमेन स्टार्टेड टू रीड एक्सटेंसिवली, दे वर इवन सेंट टू स्कूल्स, और इस वजह से क्या हुआ, ऐसे भी कुछ जर्नल्स आने लगे which were edited and published by women themselves. But conservative Hindus में एक stereotype ये बैठ गया कि अगर कोई लड़की literate हुई then they would be widowed, और मुस्लिम्स का क्या fear था कि that women would corrupt themselves by reading Urdu romances. But इसके बावजूद जो है कुछ women आगे आए and they published some excellent works, जैसे कि यहाँ पे है राज सुंदरी देवी, जिन्होंने सबसे पहला ऑटोबायोग्राफी लिखा था इन बंगाली लिटरेचर, इन बंगाली लैंग्वेज, दैट वाज अमार जीवन। और इसके बाद राइटर्स आए जैसे कि कैलाश भाषिनी देवी, जिन्होंने विमेन के जो एक्सपीरियंस है, जो जो डे टू डे एक्सपीरियंस होते हैं इनके साथ, स्पेशली द इनजस्टिसेस व्हिच इज कमिटेड टू विमेन, उसके बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया। सिमिलरली ताराबाई शिंदे वाज देयर एंड इवन पंडिता रामाबाई, इसी तरीके के जो राइटिंग्स थे, जो एक्सपीरियंसेस थे विमेन के, वो उन्होंने लिखना शुरू किया। नाउ अपार्ट फ्रॉम सच डिस्कशंस, ऐसे भी कुछ जर्नल्स हैं which were focusing on what fashion lessons, or even offered household lessons as well. Now पंजाब में भी बहुत ज्यादा प्रिंट कल्चर फैलने लगा था, ये भी पॉपुलराइज होने लगा था इन पंजाब को। एक व्यक्ति थे जिनका नाम है राम चड्डा, ही पब्लिश्ड व्हाट, अ फास्ट सेलिंग वीकली दैट वाज व्हाट, स्त्री धर्म विचार, टू टीच वुमेन हाउ टू बिकम ओबीडिएंट वाइफ्स। सो इट डिस्कस्ड क्वालिटीज ऑफ गुड वुमेन। तो इस तरीके के प्रिंट भी आने लगे थे इन द मार्केट। नाउ प्रिंट एंड पुअर पीपल, या फिर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज थे, उनको किस तरीके से हेल्प किया था द प्रिंट मीडिया कल्चर इन इंडिया। नाउ फ्रॉम द लेट 19th century, issues of caste discrimination began to be written about in many printed tracts and essays. तो प्रोमिनेंट वंस कौन से थे? ज्योतिबा फूले, जिन्होंने लिखा था गुलामगिरी। इसके बाद बी आर अम्बेडकर एंड ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको हम फेमसली कहते हैं पेरियार। इन्होंने भी जो है बहुत ही पावरफुल राइटिंग्स लिखे थे, स्पेशली टू व्हाट, टू हाईलाइट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, है ना, caste discrimination. Now workers in the factories were overworked and many were illiterate, but इसके बावजूद we have some examples, जैसे कि काशी बाबा, इन्होंने क्या लिखा था, छोटे और बड़े का सवाल in 1938। तो it basically showed inequality, है ना, कास्ट या और फिर क्लास बेस्ड इनइक्वालिटीज है, जो डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करते थे, he basically pointed out that in his particular work. इसके बाद जो है एक कानपुर के मिल वर्कर थे, जिन्होंने पेन नेम क्या रखा था अपना, सुदर्शन चक्र। तो इसमें he had written a lot of text, जिसको बाद में कंपाइल किया और कहा गया सच्ची कविताएं। और धीरे धीरे जो है 1930s के टाइम पीरियड में जो है library started to be set up by the mill workers, which was funded by the reformers, so that they become literate and they even spread the idea of nationalism. आगे हम देखते हैं किस तरीके से प्रेस को अब सेंसर करना धीरे धीरे शुरू किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है इनिशियली दे स्टार्टेड टू सेंसर द इंग्लिशमैन हु वर राइटिंग अगेंस्ट द कॉलोनियल मिसरूल, बट धीरे धीरे क्या हुआ, 1820s में कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट पास सर्टेन रेगुलेशंस टू कंट्रोल व्हाट, टू कंट्रोल द प्रेस फ्रीडम, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ, गवर्नर जनरल बेंटिक आए, जिन्होंने रिवाइज किया इस पर्टिकुलर ऑप्रेसिव प्रेस लॉ को। एंड थॉमस मैकोले जो थे, he was considered as a liberal colonial official. He formulated new rules that restored the earlier freedoms. तो ये जो दो व्यक्ति थे, colonial officials थे, they did something good to what, to promote press freedom. But because of the revolt of 1857, the attitude towards freedom of the press changed. और क्या हुआ, 1878 में the Vernacular Press Act was passed. Now it provided the government with extensive rights. Very important, क्या है ये एक्ट? It provided extensive rights
to censor reports and editorials in vernacular press. Now, if a report was found as seditious, यानी कि against the British government, the newspaper is given a warning. और अगर उस warning पे act नहीं किया, तो आपके press को वो seize करते थे, and the printing press could also be, the machinery could be confiscated. Now, despite this, there was still reported the misrule. जितने भी रिफॉर्मर्स थे, जितने भी हमारे लीडर्स थे, उन्होंने स्टिल रिपोर्ट किया था एंड दे ऑल्सो इंकरेज्ड नेशनल एक्टिविटीज. और एक सबसे ज्यादा इसमें जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने अपने केसरी में जो है पंजाब रेवोल्यूशनरीज जो कि डिपोर्ट हुए थे, इंडिया वापस आना पड़ा था उनको इंग्लैंड से, उनका जो प्लाइट था वो उन्होंने अपने काम में लिखा था जिसका नाम है केसरी. इसके अलावा ही हैड मेनी अदर पब्लिकेशंस. और जब इन्होंने इस चीज को पब्लिश किया था केसरी में, he was even imprisoned in the year of 1908. ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स अबाउट इंडिया एंड हाउ इंडिया ट्रांसफॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रिंट मीडिया. तो ये था स्टूडेंट्स दोनों चैप्टर्स हमने क्विकली जो है रिवाइज कर लिया है. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.